हेड ऑन कॉलिजन का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है बाउंसिंग बॉल। यहाँ हम ग्राउंड से h हाइट ऊपर एक बॉल को ड्रॉप करते हैं। जब बॉल ड्रॉप होकर नीचे आ रही है और ग्राउंड से स्ट्राइक करती है, वो h हाइट को t टाइम में ट्रेवल करती है। उसके बाद बाउंस होकर, मतलब कि ग्राउंड से कोलाइड करके, कोलिजन करके बाउंस होती है। बाउंस होकर t1 टाइम में वो h1 हाइट गेन करके रेस्ट पे जाती है। मतलब इसने मैक्सिमम हाइट गेन की h1, फिर वापस वो नीचे आएगी, t1 टाइम ट्रेवल करेगी, कोलाइड करेगी, ऊपर जाएगी, t2 टाइम ट्रेवल करेगी, h2 हाइट गेन करेगी, वापस नीचे आएगी। ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा। बॉल इस टाइप से मोशन नहीं करती, बॉल एक ही स्ट्रेट लाइन पर इस टाइप से डिफरेंट हाइट गेन करते 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 लास्ट में इसकी हाइट धीरे धीरे कम होती रहती है। इस पूरे प्रोसेस में हमें कुछ चीज़ें पूछी जाती है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी पूछी जाती है, वो चीज़ फाइंड करनी है। जैसे वो पूछ लेगा इस कंप्लीट मोशन के अंदर एवरेज वेलोसिटी बताओ, एवरेज स्पीड बताओ, टोटल डिस्टेंस बताओ, टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ, टोटल टाइम बताओ। ये चीज़ पूछी जा सकती है काइनेमेटिक्स की। तो हम एक एक करके इनको स्टार्ट करते हैं और इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन पहले कलेक्ट कर रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ बॉल बिफोर फर्स्ट कोलिजन, ये फर्स्ट कोलिजन यहाँ पे होगा। इस कोलिजन से जस्ट पहले और जस्ट बाद में इनकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। पहले हम फाइंड करें वेलोसिटी ऑफ बॉल बिफोर फर्स्ट कोलिजन यहाँ पर। तो हम अच्छे से जानते हैं ये मोशन अंडर ग्रेविटी का एग्जाम्पल हुआ। बॉल को h हाइट से ड्रॉप किया तो उसकी स्पीड क्या होगी जब वो ग्राउंड से हिट करेगा, √2gh h के साथ में। अगर टाइम के साथ में पूछा जाए, ये थर्ड इक्वेशन से आता है, v = u² + 2gh। और अगर फर्स्ट इक्वेशन से निकालना चाहे तो v = u + gt, तो यहाँ v = gt आ जाएगा। तो ये बिफोर कोलिजन वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ हाइट, बिफोर कोलिजन वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम। और इस t का h के साथ रिलेशन t = √2h/g, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। आफ्टर फर्स्ट कोलिजन जो बॉल रिबाउंस होगी, ऊपर की तरफ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, मान लो v1 स्पीड से ऊपर जा रही है और मैक्सिमम हाइट गेन कर रही है h1 इन टाइम t1, तो उनमें रिलेशन आ जाएगा थर्ड इक्वेशन से v1 = √2gh1 और फर्स्ट इक्वेशन से v1 = gt1। तो यहाँ बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन की जो वेलोसिटी बॉल की, उसका h और टाइम के साथ में ये रिलेशन आ चुका है। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर हम रिलेशन बिटवीन वेलोसिटीज बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी में क्या रिलेशन है उसको चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉलिजन, हम अच्छे से जानते हैं लॉ ऑफ कॉलिजन क्या है, v2 - v1 = e टाइम्स ऑफ u1 - u2। यहाँ जो टू वर्ड हम यूज कर रहे हैं, ये टू यूज कर रहे हैं ग्राउंड के लिए, और जो वन यूज कर रहे हैं वो बॉल के लिए यूज कर रहे हैं। ग्राउंड का मास बॉल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। हम अच्छे से जानते हैं हेड ऑन कोलिजन में जो भी बॉडी हैवी होती है उसकी स्पीड में चेंजेस नहीं होते हैं। तो हम ग्राउंड को इनिशियली रेस्ट पे मान के चल रहे हैं, तो आफ्टर कोलिजन में इसकी वेलोसिटी 0 ही होगी। दैट मीन्स v2 और u2 ये दोनों 0 होंगे। v1 जो है, v1 ये आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी है और u1 बिफोर कोलिजन वेलोसिटी है। तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी और बिफोर कोलिजन वेलोसिटी बॉल की डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। तो यहाँ लिखा हमने v2 - v1 = e u1 - u2, v2 की वैल्यू 0 माइनस v1 की वैल्यू प्लस v1 = e u1 बिफोर कोलिजन वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस v माइनस u2 ग्राउंड की वेलोसिटी इनिशियली 0। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, v1 = e टाइम्स ऑफ v, और v की जगह हम √2gh और gt भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ √2gh लिखा है। यहाँ हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला है कि आफ्टर कॉलिजन जो वेलोसिटी होगी बॉल की वो बिफोर कॉलिजन से e टाइम्स होगी। जैसे v1 आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन
is equal to e times of before first collision. Similarly, after second collision अगर मुझे velocity का relation निकालना है तो v2 after collision is equal to e times of v1 before collision velocity. अब v1 को इनिशियल v स्पीड से अगर मैं रिप्लेस करना चाहूं तो v1 is equal to e times of v, तो e यहां पर भी है, e यहां पर भी है, e स्क्वायर इंटू v आ जाएगा. आफ्टर सेकेंड कोलिजन v2 जो है वो e स्क्वायर टाइम्स v बिफोर कोलिजन वेलोसिटी है, बिफोर फर्स्ट कोलिजन. अगर थर्ड कोलिजन की बात करते हैं तो v3 इज इक्वल टू e की पावर 3 इंटू v आ जाएगा. अगर आफ्टर फोर्थ कोलिजन बोलते तो v4 इज इक्वल टू e की पावर 4 v आ जाएगा. सिमिलरली आफ्टर nth कोलिजन की बात करें तो vn इज इक्वल टू e की पावर n इंटू v ये लिखा जाएगा. और v को हम √2gh या gt के टर्म्स में भी लिख सकते हैं. यहाँ हमें nth कोलिजन की बात में वेलोसिटी क्या होगी बॉल की वो मिल चुकी है. nth क्या, हम किसी भी कोलिजन की बात में 11 कोलिजन की बात करें, 12 कोलिजन की बात करें, 100 कोलिजन की बात करें, किसी भी कोलिजन की बात में जो वेलोसिटी होगी बॉल की उसे इस जनरल फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं. e की वैल्यू हमें मालूम है 0 से 1 के बीच में आएगी. तो 0 से 1 के बीच में आएगी तो ये वैल्यू जो है 0 से 1 की पावर n की जो वैल्यू है ये कम होगी 1 से. दैट मीन्स vn की वैल्यू आफ्टर कोलिजन जो वैल्यू है बॉल की वो v से कम मिलेगी हमें. रिलेशन बिटवीन हाइट, कॉलिजन जैसे होता रहेगा वैसे वैसे इसकी हाइट धीरे धीरे कम हो रही है. ऑब्वियसली बात है इनइलास्टिक कॉलिजन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है इसलिए उसको जो हाइट मिल रही है वो धीरे धीरे कम मिलती जाएगी. तो रिलेशन बिटवीन हाइट, वी नो दैट v1 is equal to e times of v, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट कोलिजन बिफोर फर्स्ट कोलिजन e टाइम्स, और v1 को हाइट के टर्म्स में √2gh1 is equal to e v √2gh. बाई चांस अगर टाइम में रिलेशन निकालना हो तो हम यहाँ v1 is equal to e into v और v1 की जगह gt1 और v की जगह gt लिख के सॉल्व कर सकते हैं. सिमिलरली इन दोनों को सॉल्व करेंगे 2g से 2g कैंसिल, स्क्वायर करने पर h1 is equal to e की पावर 2h आ जाएगा. बिफोर फर्स्ट कोलिजन हाइट h है और आफ्टर फर्स्ट कोलिजन हाइट h1 है. तो h1 और h के बीच में रिलेशन मिल चुका है, e की पावर 2 टाइम्स हो जाएगा. सिमिलरली आफ्टर सेकेंड कोलिजन की बात करें, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 आया है तो h2 इज इक्वल टू प्रीवियस का e स्क्वायर टाइम्स e स्क्वायर h1 और h1 प्रीवियस का अगेन e स्क्वायर, तो h1 की जगह e स्क्वायर h लिखूंगा तो e की पावर स्क्वायर e स्क्वायर e की पावर 4h आ रहा है. यहाँ पे यहाँ 1 है तो यहाँ 2 आया, यहाँ 2 है तो यहाँ 4 आ रहा है, 3 है तो यहाँ 6 आएगा, 4 है तो यहाँ 8 आएगा. ऐसे 2 टाइम्स हमें मिल रहा है. तो आफ्टर nth कोलिजन की बात करेंगे तो hn इज इक्वल टू e की पावर 2n इंटू h. ये हाइट में हमें रिलेशन मिल गया. nth कोलिजन के बाद में बॉल कितनी हाइट गेन करेगा प्रीवियस के कंपैरिजन में या इनिशियल के कंपैरिजन में, तो हम यहाँ से उसको फाइंड कर सकते हैं. अब हम इसके टाइम में रिलेशन और टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी इनको फाइंड करेंगे. बाउंसिंग बॉल में हमने वेलोसिटी में रिलेशन देखा था बिफोर एंड आफ्टर, e टाइम्स हो जाती है वेलोसिटी, और हाइट में रिलेशन देखा था e स्क्वायर टाइम्स हो जाती है. अब वैसे ही हम टाइम के साथ में रिलेशन चेक कर रहे हैं. वी नो दैट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन वेलोसिटी इज e टाइम्स ऑफ बिफोर कोलिजन, और वेलोसिटी का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम हमने लिख रखा था v इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन से v इक्वल टू u प्लस gt से gt1 ये आफ्टर फर्स्ट कोलिजन और gt बिफोर फर्स्ट कोलिजन, तो g से g कैंसिल, तो टाइम का रिलेशन भी e टर्म्स है जैसा कि वेलोसिटी का रिलेशन आता है. v इज इक्वल टू e टाइम्स ऑफ प्रीवियस और टाइम इज इक्वल टू e टाइम्स ऑफ प्रीवियस टाइम. आफ्टर सेकंड कोलिजन बिल्कुल सिमिलर चलेगा जैसे वेलोसिटी का चल रहा है. आफ्टर सेकंड कोलिजन t2 इज इक्वल टू e टाइम्स ऑफ प्रीवियस टाइम t1 इज इक्वल टू e स्क्वायर ऑफ t बिफोर फर्स्ट कोलिजन. आफ्टर nth कोलिजन यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आया है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 10 है तो यहाँ 10 आएगा, अगर यहाँ n है तो e की पावर n टाइम्स ऑफ t आ जाएगा. यहाँ तक हमने वेलोसिटी, हाइट और टाइम के बीच में रिलेशन फाइंड कर लिया है.
अब हमें अगर ये मालूम पड़ जाए कि नंबर ऑफ कॉलिजन कितने हैं तो उस हिसाब से हम टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमें क्वेश्चंस मिलते हैं। यहाँ दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। एक, किसी भी रैंडम कॉलिजन के बाद वेलोसिटी पूछ सकता है, हाइट पूछ सकता है, टाइम पूछ सकता है, जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। या फिर कंप्लीट मोशन में, कंप्लीट मोशन मतलब क्या, जब ड्रॉप किया था तो ऐसे ये बाउंस करते 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 फाइनल वेलोसिटी जब इसकी जीरो हो जाएगी, इस पूरे मोशन में टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उन्हीं को सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ कॉलिजन फाइंड करना होगा। वी नो दैट वी एन इज इक्वल टू ई की पावर एन इंटू वी। यहाँ जो ई की वैल्यू वो 0 से 1 के बीच में होगी। व्हेन फाइनल वेलोसिटी इज 0, मतलब बाउंसिंग करते 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 लास्ट फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए, देन वी एन की वैल्यू हो जाएगी 0। 0 इज इक्वल टू ई की पावर एन वी। वी 0 हो नहीं सकता, वी की वैल्यू अंडर 2gh है, तो ये 0 के साथ में चला जाएगा। नाउ ई की पावर एन इज इक्वल टू 0। ई की पावर एन इज इक्वल टू 0 कब हो सकता है? चूंकि ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। अगर ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, कोई सा भी एक एग्जांपल लेके चलते हैं, हाफ ले लेते हैं जैसे, तो हाफ की पावर एन, यहां से v को हम नीचे भेज सकते हैं, तो e की पावर n इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। e की पावर n इज इक्वल टू 0, जरा ध्यान देना, e की पावर n इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ कोई एग्जांपल लेके चल रहा हूं, हाफ की पावर n इज इक्वल टू 0। हाफ मतलब मैंने 0 to 1 के बीच में कोई एग्जांपल लिया है। 1 की पावर n, हमेशा 1 की कोई भी पावर हो हमेशा 1 ही आएगा, अपॉन 2 की पावर n इज इक्वल टू 0। 1 में किस नंबर से डिवाइड करें कि वो 0 मिले, तो वो नंबर है इनफाइनाइट। 2 की पावर n अगर इनफाइनाइट चाहिए तो n की वैल्यू टेंस टू इनफाइनाइट होनी चाहिए। जब ये नंबर बहुत लार्ज होगा तब जाके कंप्लीट वैल्यू 0 मिलेगी, और ये जब कंप्लीट वैल्यू 0 मिलेगी तब जाके फाइनल वेलोसिटी 0 आएगी। इसलिए हमने क्या कहा है कि नंबर ऑफ कॉलिजन जो है वो टेंस टू इनफाइनाइट होंगे। नंबर ऑफ कॉलिजन विल बी इनफाइनाइट, आफ्टर दैट इस वेलोसिटी विल बी 0। टोटल डिस्प्लेसमेंट, अब जैसे ये कॉलिजन करते 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 आफ्टर इनफाइनाइट कॉलिजन लास्ट में जाकर रेस्ट पे आ गया, तो ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट h इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो -h। टोटल डिस्टेंस निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस में फर्स्ट डिस्टेंस h, सेकेंड डिस्टेंस h1, अगेन h1, h2, अगेन h2। सो टोटल डिस्टेंस अगर हम काउंट करें, h बिफोर फर्स्ट कोलिजन और बिफोर सेकेंड कोलिजन h1 और h1, 2h1, ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। h1 को, इन सभी को हम h के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, h1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ h, सो 2e स्क्वायर h प्लस 2, h2 इज इक्वल टू e की पावर 2n, तो यहाँ 2 है तो 4 आएगा, e की पावर 4h प्लस 2, e की पावर 3 है तो 6h। यहां देखो इन सब में e आ रहा है, तो मैं इन टर्म्स को पहले लिख रहा हूं, h को h से लिखा, प्लस 2e स्क्वायर h कॉमन ले रहा हूं यहां से, यहां बचेगा 1 प्लस e स्क्वायर, यहां से e की पावर 4 में से अगर e की पावर 2 कॉमन ले ले तो e स्क्वायर बचेगा, e की पावर 6 में से अगर e की पावर 2 कॉमन ले ले तो e की पावर 4 बचेगा, प्लस सो ऑन चलता रहेगा। ये इनफाइनाइट सीरीज बन रही है, जरा ध्यान से देखो, कॉमन रेशो मिल रहा है यहाँ पे, e की पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू e की पावर 2, e की पावर 4 डिवाइड बाय e की पावर 2, अगेन e की पावर 2। तो यहाँ हमें एक कॉमन रेशो मिल रहा है इनफाइनाइट सीरीज के अंदर, और कॉमन रेशो जब इनफाइनाइट सीरीज के लिए मिलता है उसे जीपी बोलते हैं। इनफाइनाइट जीपी सीरीज का जो सम है वो a अपॉन 1 माइनस r लिखा जाता है। r यहाँ कॉमन रेशो, और इस सीरीज का कॉमन रेशो e की पावर 2 है। नाउ इसको सॉल्व करें, h दोनों में से h कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 1 प्लस 2e स्क्वायर, h कॉमन आ चुका है, और इस इनफाइनाइट सीरीज का जो सम है, इनिशियल टर्म फर्स्ट टर्म 1 डिवाइड बाय 1 माइनस r कॉमन रेशो e की पावर 2, इनका अगर एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस ई स्क्वायर एलसीएम आएगा, 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर, 2e स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। तो यहाँ हमें टोटल डिस्टेंस मिल चुकी है और टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल चुका है। इस टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट का
वैल्यू आ चुकी है। अगर हम टोटल टाइम भी फाइंड कर लें तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम और टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो दोनों टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर चुके हैं, बस टोटल टाइम फाइंड करना है और डिवाइड करके हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमने टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिया है। नाउ टोटल टाइम t इज इक्वल टू टी, यहाँ कैपिटल टी यहाँ टोटल टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनिशियली जब बॉल नीचे आएगी, ग्राउंड से हिट करेगी h हाइट से, स्मॉल t टाइम, बाउंस हुई, ऊपर गई, t1 टाइम, तो बिफोर सेकेंड कॉलिजन 2t1 टाइम, बिफोर थर्ड कॉलिजन 2t2 टाइम, तो ऐसे ये 2t3 प्लस 2t4 टेस्ट इन्फाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। t प्लस t1 जो है उसका प्रीवियस के साथ में रिलेशन e टाइम्स है, सो 2e टाइम्स ऑफ t प्लस 2e स्क्वायर टाइम्स ऑफ t प्लस 2e की पावर 3 टाइम्स ऑफ t, जैसे हमने e की पावर n की टर्म्स में बात की थी। अब यहां से बिल्कुल सिमिलर, जैसे डिस्टेंस में हमने कॉमन लिया था t एज इट इज, प्लस यहाँ पूरे से 2et कॉमन हो जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस e स्क्वायर में से एक e कॉमन आ गया तो e, प्लस e क्यूब में से e कॉमन आया e स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये इनफाइनाइट सीरीज बन गई है और इनफाइनाइट सीरीज यहाँ पर कॉमन रेशो e होने की वजह से ये जीपी बनी है, इनफाइनाइट जीपी। और इनफाइनाइट जीपी का जो सम है उसका फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस आर, वेयर a इज फर्स्ट टर्म एंड r इज कॉमन रेशो। नाउ यहाँ से t कॉमन लिया, t ब्रैकेट 1 प्लस 2e और इसका सम 1 फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशो e, यहाँ एलसीएम 1 माइनस e, इधर आ जाएगा 1 माइनस e प्लस 2e माइनस e बन जाएगा। और ये हमें मिल चुका है टोटल टाइम इन टर्म्स ऑफ स्मॉल t। मान लो अगर स्मॉल t नहीं गिवन हो, हाइट गिवन है h हाइट, तो स्मॉल t का रिलेशन h के साथ में अंडर 2h बाई जी 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस e, ये टोटल टाइम मिल चुका है। अब जो दो फेमस क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू हमने जो काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हम फाइंड कर चुके हैं h 1 प्लस e स्क्वायर अपॉन 1 माइनस e स्क्वायर, और टोटल टाइम हमने यही फाइंड किया था अंडर 2h बाई जी 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस e, सॉल्व किया, ये आंसर। एवरेज वेलोसिटी केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट माइनस h माइनस साइन यहाँ डायरेक्शन को शो कर रहा है। अगर एवरेज वेलोसिटी का मॉड पूछ लिया जाए, मैग्नीट्यूड पूछ लिया जाए, तो यहाँ माइनस साइन को हम हटा देंगे। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट माइनस h, टोटल टाइम ये रहा, सॉल्व किया और ये आंसर। तो ये बाउंसिंग बॉल के कुछ क्वेश्चन थे जिसके अंदर दो टाइप से यहाँ पैटर्न है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बाउंसिंग बॉल पे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट, ये फॉर्मूले डायरेक्ट पूछ लेते हैं, इनको फॉर्मूले नहीं बोलेंगे, है तो एक क्वेश्चन, इनको सॉल्व करने का पैटर्न ही है। कई बार एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं। और दूसरे टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर आफ्टर सम कॉलिजन, जैसे कि फोर्थ कॉलिजन, सिक्स्थ कॉलिजन, किसी भी कॉलिजन के बाद में हाइट, वेलोसिटी, टाइम ये पूछा जा सकता है। बाउंसिंग बॉल वाले टॉपिक पे जो क्वेश्चन बनते हैं उसे हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, बॉल स्ट्राइक्स टू ग्राउंड विद स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड। इफ restitution of coefficient means E is equal to 1/3, then find speed of ball after fourth collision approximately। जैसे कि हमने इसमें एक कंसेप्ट पढ़ा था कि आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी ऑफ बॉल विल बी E टाइम्स ऑफ प्रीवियस स्पीड, है ना। और अगर हम इनिशियल स्पीड से कंपैरिजन करें तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर nth कॉलिजन इज इक्वल टू e टू द पावर n इंटू v। v इनिशियल स्पीड जब वो फर्स्ट टाइम नीचे गिरा था, तो यहाँ फोर्थ कॉलिजन चाहिए, तो v फोर आफ्टर फोर्थ कॉलिजन वेलोसिटी e टू द पावर 4 इंटू v 200। इसको सॉल्व कर लेते हैं। e की वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है 1/3 की पावर 4 इंटू 200 डिवाइड बाय 3 टू द पावर 4, 9 इंटू 9 81।
इसने अप्रोक्सीमेट पूछा है, तो इस स्पीड को हम कुछ अप्रोक्सीमेट इस टाइप से कर रहे हैं, इस 81 को नील इक्वल टू 80 लिख देते हैं। कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल, 10/4 5/2 नील इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। एक वेलोसिटी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है और दूसरा हाइट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, वो ये रहा। If a ball is dropped from height of 80 meter and it rise up to height of 20 meter after second collision, then find restitution coefficient E. इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, यहाँ जो स्पीड है वो प्रीवियस स्पीड का E टाइम्स होता है, और यहाँ जो हाइट है वो प्रीवियस हाइट का E स्क्वायर टाइम्स मिलता है। और अगर हम इसे जनरलाइज करें तो आफ्टर nth कॉलिजन जो हाइट मिलेगी वो प्रीवियस का E स्क्वायर टाइम्स होगा और इनिशियल हाइट का e टू द पावर 2n टाइम्स होगा। अब इनिशियल हाइट जहां से हमने ड्रॉप किया है वो है 80 मीटर, और आफ्टर सेकेंड कोलिजन आपको हाइट दे रखी है 20 मीटर। यहां रखते चले, जब हम सेकेंड की बात करेंगे तो E2 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू E टू द पावर 2 इंटू 2 4 इंटू H। यहां में H2 मालूम है, H मालूम है, E की पावर E नहीं मालूम, E यहां फाइंड करना है। आफ्टर सेकेंड कॉलिजन जो हाइट मिली है वो 20 मीटर मिली है, E फाइंड करना है, और इनिशियल जो हाइट थी वो 80 मीटर जहां से ड्रॉप कर रहे थे, तो E की पावर 4 इज इक्वल टू मिल जाएगा 20/80 मीन्स 1/4। रूट लेगर इसका तो मिलेगा E की पावर 2 इज इक्वल टू 1/2। अगेन अगर रूट लें तो E की वैल्यू आ जाएगी 1/√2 0.707। तो बाउंसिंग बॉल में जो क्वेश्चन हमें मिलते हैं या तो वेलोसिटी बेसिस मिलते हैं या हाइट बेसिस मिलते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ कॉलिजन ऑब्लिक कॉलिजन और 2 डायमेंशनल कॉलिजन। जब हमने टाइप्स ऑफ कॉलिजन पढ़ रहे थे तब इसको डायरेक्शन के बेसिस पर 2 टाइप में डिवाइड किए थे, एक हेड ऑन कॉलिजन, दूसरा ऑब्लिक कॉलिजन। ऑब्लिक कॉलिजन में जो कॉलिजन होगा वो एक ही लाइन पे नहीं होगा, मतलब बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी सेम लाइन पे नहीं होगी, हाँ, लेकिन एक ही प्लेन में जरूर होगी, और उसी का एग्जांपल हमने यहाँ बना रखा है। ये 2 मास है m1 m2, इनकी इनिशियल वेलोसिटी u1 वेक्टर और u2 वेक्टर है। आफ्टर कॉलिजन एक थीटा एंगल से v1 वेलोसिटी के साथ मूव करिए, दूसरा फाई एंगल से v2 वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है। तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी वो इस एक ही लाइन पे नहीं है, इसलिए इस टाइप के कोलिजन को हम ऑब्लिक कोलिजन कहते हैं। 2 डायमेंशनल कोलिजन इसलिए क्योंकि ये एक ही प्लेन में हो रहा है। ये जो लाइन है इस लाइन को हम लाइन ऑफ कोलिजन बोल रहे हैं, क्योंकि बिफोर कोलिजन ये इसी लाइन पे आ रहे थे और आफ्टर कोलिजन ये डिफरेंट लाइन पे जा रहे हैं, और लाइन ऑफ कोलिजन बिफोर कोलिजन वाली लाइन को ही यहाँ लिया जाएगा, क्योंकि ये एक तरह से इनका जो कॉमन नॉर्मल है वो यही लाइन है। जब ये कोलाइड करेंगे तो इनका जो कॉमन नॉर्मल होगा वो यही लाइन की बनेगी। और किसी भी कॉलिजन में हमेशा लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। इस बात को हम पहले भी लिख चुके हैं, क्योंकि कॉलिजन का शॉर्ट टाइम पीरियड पे जो इम्पल्सिव फोर्स लगता है वो बहुत स्ट्रांग होता है एक्सटर्नल फोर्स के कंपैरिजन में जो कि सिस्टम पे लग रहा है, इसलिए लीनियर मोमेंटम को हम हमेशा कंजर्व लेके चलेंगे। सो बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम वेक्टर के साथ लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन सबकी सेम नहीं है। सो m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर आफ्टर कॉलिजन। अगर हम इन वेलोसिटी को x एक्सिस और y एक्सिस पर अलग अलग निकाल ले कंपोनेंट, तो हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को x एक्सिस और y एक्सिस के अलावा डिफरेंट भी लिख सकते हैं। जैसे इस v1 वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आएगा वो आ जाएगा, अगर मोमेंटम की बात करूं तो मोमेंटम आ जाएगा m1 v1 cos थीटा, और m2 v2 का इधर कंपोनेंट आ जाएगा m2 v2 cos फाई। इसका वर्टिकल y एक्सिस में कंपोनेंट m1 v1 sin थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसका मिलेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में m2 v2 sin फाई। नाउ
इन एक्स एक्सिस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करें हम, तो बिफोर कोलिजन एक्स एक्सिस मोमेंटम m1। हाँ, अब हमें क्या काम करें, यहाँ मैंने वेक्टर लगाया था क्योंकि यहाँ डिफरेंट डायरेक्शन में था। अभी मैं डायरेक्शन फिक्स कर रहा हूँ एक्स डायरेक्शन में, तो फॉरवर्ड वेलोसिटी को पॉजिटिव, बैकवर्ड वेलोसिटी को नेगेटिव बोलकर हम ये वेक्टर साइन हटा देंगे। सो दोनों फॉरवर्ड है, इसलिए m1u1 प्लस m2u2 प्लस साइन के साथ में इसको टू आफ्टर कोलिजन, ये दोनों वेलोसिटी भी फॉरवर्ड है इसलिए प्लस में m1v1 cos थीटा प्लस m2u2 सॉरी m2v2 cos फाई। ये हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। अगर हम वाई डायरेक्शन की बात करें तो बिफोर कोलिजन या वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन 0 + 0 इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन m1 की वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए मोमेंटम पॉजिटिव, और m2 की वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए मोमेंटम नेगेटिव लिखा है हमने यहाँ पे m1v1 sin थीटा माइनस m2v2 sin फाई, इक्वेशन नंबर 2। ये तो था अब तक कोलिजन के लिए था। अगर ऑब्लिक कोलिजन इलास्टिक कोलिजन हुआ, दैट मीन्स E = 1 हुआ, तब की अगर बात करें तो हम एक और इक्वेशन यूज कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। हाफ, यहाँ वेक्टर नहीं आएगा क्योंकि एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ कोई भी एक्स में वाई में अलग अलग नहीं निकाल कर सिमिलर निकालना है, एक ही पैटर्न पर निकालना है। हाफ m1u1² प्लस हाफ m2u2², काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू हाफ m1v1² प्लस हाफ m2v2², काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। अब जरा इसमें ध्यान दें, इसमें मेन बात आपको क्या याद रखना है कि हम यहाँ पर लॉ ऑफ कोलिजन भी अप्लाई कर सकते हैं। जब लॉ ऑफ कोलिजन अप्लाई करो तो उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, E = वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन along the line of impact divided by velocity of approach along the line of impact। मतलब जब भी हम लॉ ऑफ कोलिजन लगाएंगे तो लाइन ऑफ कोलिजन के along वाली ही वेलोसिटी को लेना है। जैसे यहाँ पर इन दोनों का लाइन ऑफ कोलिजन में कोई रोल नहीं होगा, जो भी लाइन ऑफ कोलिजन में वेलोसिटी लिखी जाएगी वो यही लिखी जाएगी along the line of collision। ये बात को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अदरवाइज इन तीन इक्वेशन से फर्स्ट एक्स एक्सिस में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सेकंड वाई एक्सिस में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और थर्ड अगर इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, इन तीनों से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें जैसे हमने हेड ऑन कोलिजन में कुछ स्पेशल केस पढ़े थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम से, वैसे ही ऑब्लिक कोलिजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, उसको हम अभी पढ़ते हैं। ऑब्लिक कोलिजन का जो स्पेशल केस है जहाँ से क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है वो है इन ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक मतलब E = 1, एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। इफ m1 = m2 = m, दोनों बॉडी टारगेट और प्रोजेक्टाइल का मास सेम है एंड टारगेट इज एट रेस्ट इनिशियली u2 = 0, देन मतलब एक बॉडी आ रही है m मास की, दूसरी रेस्ट पे है m मास की, और ये इससे कोलाइड कर रही है। अगर आपको इसका डायग्राम दे दिया जाए, जैसे मान लो एक m मास की बॉडी है, ये u स्पीड से आ रही है, u1 स्पीड से, और ये दूसरी m मास की बॉडी है, इसकी वेलोसिटी 0 है, तो क्या होगा? इसका आंसर हम नहीं दे सकते अगर हमें मालूम नहीं है कि ये ऑब्लिक कोलिजन है या फिर हेड ऑन कोलिजन है, क्योंकि अगर ऑब्लिक कोलिजन हुआ तो इसका आंसर अलग होगा और हेड ऑन कोलिजन होगा तो इसका आंसर अलग होगा। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, हम मान के चल रहे हैं कि ऑब्लिक कोलिजन है, ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन है, उस केस में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किसी भी कोलिजन में अप्लाई कर सकते हैं। सो m(u1) वेक्टर प्लस m(u2) वेक्टर इज इक्वल टू m(v1) वेक्टर प्लस m(v2) वेक्टर। सो मास से मास सारे कैंसिल हो जाएंगे, u2 की वैल्यू 0 गिवन है, तो सॉल्व करेंगे तो v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर इज इक्वल टू u1 वेक्टर, इक्वेशन नंबर 1। इसको एज ए रिजल्ट हम याद रखेंगे, बस चेक कर ले कि रिजल्ट आ के रहा कैसे रहा है। एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगा है हाफ m(u1) प्लस हाफ m(u2) इक्वल टू हाफ m(v1) प्लस हाफ m(v2). बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी, u2 की वैल्यू 0 है तो ये 0 हट जाएगा और हाफ m सब जगह से कैंसिल। यहाँ बचेगा v1² प्लस v2² इक्वल टू u1², इक्वेशन नंबर 2। अब थोड़ा सा वेक्टर का कंसेप्ट हम ले रहे हैं और डायरेक्ट आंसर रखेंगे उस बेसिस पर। u1 वेक्टर v1 और v2 के सम से मिल रहा है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो u1 वेक्टर है वो v1 v2 का रिजल्टेंट की तरफ बिहेव कर रहा है।
और u1 का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर इन दोनों के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के सम के बराबर है। ये तब ही हो सकता है जब v1 v2 के बीच में एंगल 90 डिग्री हो। क्योंकि हम जानते हैं अगर a वेक्टर और b वेक्टर इसका रिजल्टेंट वेक्टर हमें बताना हो तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड √a² + b² + 2ab cos थीटा होता है। और अगर इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड √a² + b² होता है, जो कि हम यहाँ मिल रहा है। सिमिलरली इसका मतलब v1 v2 जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और वही रिजल्ट हमने यहाँ लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 v1 वेक्टर प्लस v1 इज परपेंडिकुलर टू v2 वेक्टर। कहने का मतलब आफ्टर कोलिजन जो होगा वो बॉडी कुछ इस टाइप से जाएगी, 90 डिग्री एंगल पे जाएगी, एक अकेले जा रही है दूसरी 90 डिग्री पे तो जाएगी। लेट एज्यूम इसका एंगल थीटा है तो इसका एंगल 90 - थीटा हो जाएगा। ये तब है जब ऑब्लिक कोलिजन हो। अगर यही केसेस हेड ऑन कोलिजन के लिए होता, इन हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन इफ masses of both particles are same and target is at rest initially, मतलब u2 = 0, then ये मैंने आपको समझा था जो चल रहा है वो रुक जाएगा, जो रुका हुआ है वो सेम स्पीड से चलने लगेगा। ये था हेड ऑन कोलिजन में और ये था ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन में दोनों बॉडी 90 डिग्री पे जाएगी, अगर एक थीटा पे जा रही है दूसरी 90 - थीटा पे जाएगी। अगर ये सेंटर से कोलाइड करते हैं तो इक्वल एंगल से जाएंगे, अगर सेंटर से कोलाइड नहीं करते हैं डिफरेंट एंगल से जाएंगे, लेकिन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री ही होगा इस केसेस के लिए।